थैंक यू। जोसेफ डैनियल। जी जोसेफ साहब। हेलो सर। हाँ जी जोसेफ साहब, क्रिश्चियन है? यस सर, यस सर। हम्म एक क्वेश्चन है सर आपसे। मैं आपके वीडियोस देखते रहता हूँ, आपके जो बोलने का जो लॉजिक है सब पसंद पसंद रहता। मगर मेरे को एक क्वेश्चन है, उसकी जवाब दे सकते हैं आप? हम्म इसके इसके ऊपर, और आप इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं। हम्म मैं मगर ऐसे बहुत सारे मुस्लिम अपोलोजेटिक्स है जो ये कहते हैं अकॉर्डिंग, जैसे कुरान की एक आयत है सर, वो कुरान चैप्टर 65 वर्स 4। हम्म कुरान चैप्टर 65 वर्स 4, वो डिवोर्स के बारे में सर। ओ अच्छा। तो 65 ना, सूरह तलाक। हाँ, हाँ तो इसमें 65 वर्स 4 में। हाँ हाँ वल्लाही ये इस्लामी अलमहीदी। हाँ तो वीडियो बना तो दी हमने। हाँ बना दिए, मगर एक डैनियल हकीकचू, हम्म उनका कहना यह है कि अगर ए गर्ल वहाँ पे साइंस ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होते, मेंस्ट्रुएशन वन ऑफ द साइन ऑफ द प्यूबर्टी, उन्होंने ये कह रहा है अगर साइंस ऑफ प्यूबर्टी है तो इट इज परमिसेबल टू कंसुमेट द मैरिज बोल के उन्होंने कह रहा है। हम्म तो आपके नजदीक ये सही है गलत है? ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। यानी मेरे एतबार से मैरिज सही है, कंसुमेशन ऑफ मैरिज सही नहीं है जब तक कि प्यूबर्टी क्लियर ना हो जाए। और मगर उनका प्यूबर्टी, कहना यह, हाँ उनका कहना यह है कि इज नॉट अ जूरिस्ट। मैं जूरिस्ट हूँ। जूरिस्प्रूडेंस का को मैंने पढ़ा है, उसने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो लेट हिम से दैट। अब हाँ वो एक बहुत अच्छा डिबेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब अगर कोई बात फिक्र से रिलेटेड है तो आई थिंक जिस आदमी ने, जिसका मैदान फिक्र हो, और जो फिक्र मतलब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, तो उसी की बात का एतबार होना चाहिए। मगर आपको ये लेकिन आपके नजदीक ये सही नहीं है? एक चीज मैं बता दूं आपको कि प्यूबर्टी सिर्फ जो मंथली साइकिल है उससे ही डिटरमिन नहीं होती है। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ ये उसी से डिटरमिन नहीं होती है। मसलन जिस्म की साख्त है, जिस्म का शेप है, बॉडी शेप है, उससे भी डिटरमिन होती है। या मसलन किसी लड़की को कभी मंथली साइकिल नहीं आया और उसकी शादी हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वो प्यूबर्टी हो चुकी थी। तो या मसलन उसकी उम्र हो गई 15 साल की, 16 साल की है वो, उसको मंथली साइकिल नहीं आया, उसको यही कहा जाएगा कि शी हिट प्यूबर्टी। हाँ ये आपने कहा, बट आपने उस वीडियो में कहा कि इट इज रिफरिंग टू द चिल्ड्रन। आप यही कहे, इट इज रिफरिंग टू द चिल्ड्रन बोल के आपको क्या है? बिल्कुल, मैं वो एक अलग मसला है। मैं आपको बता रहा हूं कि प्यूबर्टी के का मतलब सिर्फ और सिर्फ मंथली साइकिल नहीं होता। तो इसलिए अगर डैनियल ने इस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात की है तो दैट्स अ डिफरेंट केस। मेरे सामने वो वीडियो नहीं है और ना मैंने देखी है। हाँ, लेकिन जो चाइल्ड मैरिज के ताल्लुक से जो पोजीशन है वो ये है कि चाइल्ड मैरिज यानी जस्ट मैरिज, चूंकि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी उम्र में हो सकता है। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज नहीं हो सकती जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। तो वेटिंग पीरियड का मकसद क्या होगा उधर? क्यों मैरिज के बाद क्यों वेट किया, ये पूछ रहे हैं? हाँ, अगर कंज्यूमेशन की वजह है, उसकी वजह यह है कि देखें, इस्लाम में मंगनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो कल्चरल चीज है। मसलन सब कॉन्टिनेंट में मंगनी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, क्रिश्चियंस में भी। मंगनी का मतलब मेरे को समझा नहीं। मंगनी का मतलब बात हो गई, सगाई जिसको बोलते हैं ना। मतलब मैं समझा नहीं आपको। सगाई भी नहीं समझते तो और क्या, और कौन सा लफ्ज़ है भाई इसके लिए? हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में मंगनी बोला जाता है, आप हिंदी में सगाई बोला जाता है। मतलब ये क्या है, जिस लड़के लड़की को शादी करनी है उनमें बात पक्की हो गई। इंगेजमेंट, हाँ लो भाई, इंगेजमेंट का लफ्ज़ भी तो है ना। इंगेजमेंट तो समझते होंगे। हाँ समझ गया। हाँ, तो इंगेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सब कॉन्टिनेंट में, वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक कल्चरल चीज है। ठीक है, तो अब मान लो एक लड़के और लड़की को निकाह करना है, शादी करनी है, तो इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट के बाद 8 महीने, 10 महीने, साल, जो भी है, एक वक्त गुजरता है। बास केसेस में 2-2 साल गुजर जाते हैं कि भाई अभी जरा सा टाइम नहीं है, बस इंगेज हो गए। इंगेज होने का मतलब ये कि अब ये लड़की किसी और से निकाह नहीं करेगी, इंगेजमेंट नहीं तोड़ेगी, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। ये लड़का कहीं और नहीं जाएगा, उसको इंगेज कर लिया आपने, है ना। इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में यह है कि भाई अगर आपको
फैमिली शुरू करनी है, साथ में रहना है एट अ लेटर पॉइंट, यानी आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद रहना चाहते हैं, आप अभी निकाह कर लें। निकाह करने का मतलब ये है कि अब वो लड़की प्रॉपर एंगेज्ड हो गई और ये लड़का प्रॉपरली एंगेज्ड हो गया, उसके बाद जब आपको फैमिली शुरू करनी हो तो करें। आप एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ आपकी बात में, जब आपने कहा वो वीडियो में मैं देखा था, यूजुअली वेटिंग पीरियड में वाइफ को वो जो 3 महीने रहता है वो घर के अंदर ही रहता है, वो घर के भाई घर वो से वेटिंग पीरियड दूसरा है, वो डिवोर्स के बाद वाला वेटिंग पीरियड है जो 3 महीने का है। हाँ, वो डिवोर्स के बाद है। मैं वही उसमें ही पूछ रहा हूँ मैं, वेटिंग पीरियड जो है ना 3 महीने वाइफ घर के अंदर ही रहता है, वो लोग बाहर नहीं भेज सकते 3 अच्छा, अब हम निकाह के बजाय तलाक की बात कर रहे हैं। हाँ, तो भाई गेयर स्विच करने से पहले बता तो दिया करें, आपने बिल्कुल ही 360 बदल दिया मामला। अभी तो निकाह की बात हो रही थी, एकदम डिवोर्स पे आ गए। ठीक है, तो डिवोर्स हो गई, अब 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, अब क्या करना है, क्या क्या क्वेश्चन है? हाँ, उसमें यूजुअली वाइफ घर में है, घर में रहना चाहिए 3 महीने, मगर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो लड़की तो घर में नहीं रहती। कॉन्ट्रैक्ट आप ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मगर कंसुमेशन नहीं हो सकता है जब तक कि उन प्यूबर्टी पे है, मगर उनके हवाले नहीं होता ना जब तक। वहां पे आपका जो एक्सप्लेनेशन है कि आपने हर चीज मिक्स कर दी भाई। हेलो, 3 महीने का जो वेटिंग पीरियड है वो डिवोर्स के बाद होता है। ठीक है, अगर मान लो, अब मैं आपको एक सिनारियो देता हूं, मिसाल के तौर पर एक लड़के ने एक लड़की से निकाह किया, लड़की थोड़ी देर के लिए मान ले अंडर एज है ना, माइनर है। अच्छा, उसके बाद लड़के ने उसको डिवोर्स दे दिया, तो चूंकि लड़की कभी लड़के के घर ही नहीं आई थी, कंज्यूमेशन मैरिज हुआ ही नहीं था, तो अब ये जो 3 महीने का वेटिंग पीरियड है ये उसको लड़के के साथ नहीं गुजारना है, ये अपने घर पे ही गुजारना है। मगर कुरान में साफ है ना, वेटिंग पीरियड इज ओनली फॉर द, वो उनके लिए है कि जो जिनका कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गया। कुरान 33:49 में आई नो, उनके लिए जिनका कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गया। वो हो गया नहीं सर, वो आप कुछ आयत पढ़े तो इफ यू हैव नॉट टच्ड हर देन देयर इज नो वेटिंग पीरियड बोल के है। हाँ, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो वो तो उनके लिए ना कि जिनको टच नहीं किया उनके लिए वेटिंग पीरियड नहीं है। तो मैं तो वही तो कह रहा हूं ना कि वेटिंग पीरियड उनके लिए जिनका कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गया, वही तो मैं कह रहा हूं। मगर यहाँ पे वेटिंग पीरियड क्यों था फिर? चूंकि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हुआ है भाई, माइनर से। वो ओके, ऑलराइट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू ट्राइंग टू से। ऐसा है, मैं अभी 1 मिनट के लिए अपने आप को खामोश करता हूं, आपको जो कहना है ना वो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से क्या कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टाइमर लगाओ भाई। नहीं, आप कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं ना, छोड़ दें, आप जो कह रहे हैं ना वो अपनी बात रखें। ओके, according to Quran chapter 65 verse number 4, it is referring to the children, and why, if it is referring to the child, then why waiting period is prescribed when we know very well from Quran chapter 33 verse 49, when there is no waiting period without consummation. If there is no consummation, there should be no waiting period. I am asking you why there is waiting period is prescribed in Quran chapter 65 verse 4, when if there is no consummation, there should not be a waiting period. So what is the reason for waiting period? I'm asking. Simple. ठीक है, अच्छा जी, अच्छा हुआ आपने 1 मिनट से पहले बात खत्म कर दी। आयत पढ़ता हूं, आयत नंबर 4 है सूरह तलाक की, आयत है 65। सबसे पहले तो आपने ये बात कही कि ये आयत माइनर्स के लिए है, हालांकि ये आयत सिर्फ माइनर्स के लिए नहीं है। इसमें जो अल्फाज हैं वो इस तरह हैं, वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुर, कि वो औरतें कि जो हैज से यानी मंथली साइकिल से अब उनको नहीं आएगा, वो मेनोपॉज उनको हो गया है और उनको तलाक हो गई, और जब किसी औरत को मेनोपॉज से पहले डिवोर्स हो जाए तो उसकी जो इद्दत है, वेटिंग पीरियड है, वो 3 मंथली साइकिल्स हैं। अब क्या करें, तो उसको तो मेनोपॉज हो गया, तो फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुर, तो ऐसी औरतों का जो वेटिंग पीरियड और इद्दत है वो 3 महीने है। ठीक है, वल्लाई लम यहिज़्न, आगे कहता है और वो औरतें भी कि जिनको हैज नहीं आया, यानी अभी मंथली साइकिल शुरू नहीं हुआ। अब यहां पर यह सवाल है कि जब उनको मंथली साइकिल शुरू नहीं हुआ तो उनका वेटिंग पीरियड होना ही नहीं चाहिए, 3 महीने क्यों है? ठीक, इसके ये आपका क्वेश्चन है। मैंने इसका एक जवाब ऑलरेडी दे दिया है, अब दूसरा जवाब भी दे रहा हूं। पहले मैं वो जो जवाब दे चुका उसके बारे में बता रहा हूं।
मैंने अभी आपको बताया कि यहां जो लफ्ज है वो है हैज नहीं आया, मंथली साइकिल नहीं आया। और अभी मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी के लिए मंथली साइकिल का आना जरूरी नहीं है। बाज मर्तबा एज से भी ये डिटरमिन किया जाता है कि लड़की मसलन 17 साल की हो गई, उसकी बॉडी शेप इज नाउ कंप्लीटली डिफरेंट देन हाउ शी वाज 10 इयर्स अगो, तो उससे भी ये डिटरमिन किया जाता है कि वो प्यूबर्टी में पहुंच चुकी है, बालिग हो चुकी है। अगर ऐसी लड़की का निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तो ऑब्वियसली कंसमेशन ऑफ मैरिज होगा, और उसके बाद अगर उसको डिवोर्स हो जाए तो उसका जो वेटिंग पीरियड है वो 3 महीने है। कुरान ये नहीं कह रहा है वल्ला इलम यहिज़्न के वल्ला इलम यबलुगन, यानी वो औरतें जो अभी बालिग नहीं हुई हैं, वो बच्चियां जो अभी बालिग नहीं हुई हैं, ये नहीं कह रहा है। कुरान ये कह रहा है कि वो लड़कियां जिनको अभी हैज नहीं आया है, क्योंकि हैज आना यानी मंथली साइकिल इज वन ऑफ द साइंस ऑफ प्यूबर्टी, इज नॉट द ओनली साइन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में एक कानून है जो आप कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों? चूंकि आप फकीह नहीं है, आपने फिक्र नहीं पढ़ी, या आपने चैप्टर ऑफ निकाह और चैप्टर ऑफ तलाक नहीं पढ़ा है। वो कानून है, उसको बोलते हैं खलवा। खलवा का लफ्ज यानी प्राइवेसी। खलवा को उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में कहेंगे प्राइवेसी, अरबी का लफ्ज है। यानी मर्द और औरत किसी भी एज में हो, अगर वो प्राइवेटली किसी जगह मिले तो इसको खलवा बोला जाता है। अच्छा, अब एक चीज है खलवा सहीहा और एक है खलवा फासिदा। खलवा सहीहा का मतलब यह है कि हस्बैंड एंड वाइफ किसी ऐसी जगह मिले कि जहां कोई दूसरा नहीं है, उनको एब्सोल्यूट प्राइवेसी मिली, चाहे वो 5 मिनट के लिए मिली, 10 मिनट के लिए मिली, दैट्स कॉल्ड खलवा सहीहा। अगर किसी औरत का, किसी माइनर का निकाह हो किसी शख्स के साथ, और अभी वो लड़की, उसको अभी वो बालिग नहीं हुई है, ओके, बाय डेफिनेशन, लेकिन खलवा सहीहा हो गया और उसके बाद फिर हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दी, मसलन उसने पहले नहीं देखा था, देखा उसको पसंद नहीं आई और उसने उसको डिवोर्स दे दी, तो उसका वेटिंग पीरियड भी 3 ही महीने होगा, अगरचे कंसमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? हाँ, 3 ही महीने। मगर आप ये अंडरस्टैंडिंग पे कैसे आए? इज देयर एनी एविडेंस फॉर योर दिस इंटरप्रिटेशन? जी, हदीसों के अंदर वाज़ेह तौर से लिखा है कि खलवा सहीहा के बाद जो डिवोर्स होगी, अगर कंसमेशन ऑफ मैरिज ना हो, तो वो 3 ही महीने है। मगर वेटिंग पीरियड का मकसद ही प्रेगनेंसी है ना सर? वेटिंग पीरियड इज ओनली केप्ट फॉर, ये भी गलत है। वेटिंग पीरियड का मकसद नहीं है, मकसदों में से एक मकसद है, प्रेगनेंसी को चेक करना। वरना प्रेगनेंसी तो एक ही मंथली साइकिल से पता चल जाएगा कि प्रेग्नेंट नहीं है। 3 मंथली साइकिल का इंतजार क्यों करना भाई? इससे साबित हुआ ना कि यही मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मकसद बहुत से मकासिद में एक मकसद ये है कि एक मुकद्दस या होली कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, वो होली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है। ठीक है, और औरत फॉर सेल नहीं है कि अभी यहां से खत्म हुआ निकाह, अभी वहां से खत्म हुआ, अभी वहां। औरत फॉर सेल नहीं है। औरत की डिग्निटी है, उसकी रिस्पेक्ट है और उसके इमोशंस हैं। जब एक औरत किसी निकाह से, किसी मैरिज से निकलती है, तो वो इमोशनली डेविस्टेटेड है। मर्द भी हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि जो मर्द और औरत में जो फर्क है वो इमोशंस का फर्क है। तो अगर उसी वक्त वो किसी दूसरे मर्द से निकाह करेगी, तो वो अपने उस बैगेज को साथ लेकर आई है, जो प्रीवियस मैरिज का जो बैगेज है वो उसको साथ लेकर आई है। तो अगला निकाह भी खराब होगा, फिर वो आगे निकाह करेगी, फिर वो भी खराब होगा। तो इस तरीके से वो अपनी जिंदगी में कभी सेटल नहीं हो पाएगी। तो उसको टाइम दिया कि नहीं, 3 महीने इंतजार करो, अपने उन इमोशंस को निकालो, अपने बारे में सोचो, उसके बाद फिर अगला कदम उठाओ। तो ये तो उसके हक में है। तो ये तो समझ में आ गया, खलवत सहीहा का मेरे को समझ में आ गया। मगर 3349 को कैसा जस्टिफाई करते हैं आप? 3349 एक्सप्लिसिटली सेइंग इफ देयर इज नो टच, वहां पे प्राइवेसी के, तो व्हेन देयर इज नो टच, नो देयर शुड बी नो वेटिंग पीरियड। तो इसको कैसे जस्ट 3349 इसको कैसा जस्टिफाई करते हैं आयत को? हालांकि मैं उसको जस्टिफाई कर चुका, लेकिन चलो आपकी उससे आपका दिल रखने के लिए और अपने सवाब के लिए वो आयत पढ़ लेता हूं। 3349 का इधर, ओके। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, कि ए ईमान वालो, जब तुम मुमिन औरतों से निकाह करो और फिर तुम उनको तलाक दे दो, मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, उनको टच करने से पहले, फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, तो तुम्हारे लिए तो उनको इद्दत काउंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ टच करने से क्या मुराद है? टच करने से, टच करना ही मुराद है ना? कंसुमेशन ऑफ मैरिज तो मुराद नहीं है। सही में मैं आपको बोल रहा हूँ, टच का मुराद ये है। आपको टच का मतलब टच, कुरान
कुरान में एक आयत है, मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है, व्हेन देयर इज नो मैन टच मी, हाँ। यहाँ पे वहां पे भी टच का मुराद क्या है? इट्स रिफरिंग टू द सेक्सुअल थिंग। यू अंडरस्टैंड नहीं, सर? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? देखें, यहां पर टच करने से टच ही मुराद है, ठीक है। अच्छा, अब जब एक मर्द और औरत दोनों एक साथ हैं, कंजमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ, खलवा सहीहा हुई, एब्सोल्यूट प्राइवेसी है, और एब्सोल्यूट प्राइवेसी में मान लें उस मर्द ने उस औरत को टच किया, इसको टच करना ही तो कहा जाएगा ना, या कुछ और बोलेंगे? टच करने को टच ही बोलेंगे ना, ठीक। अब उसके बाद उसने उसको निकाह, उसको तलाक दे दी, तो 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, चूंकि टच हो गया है, कंजर्वेशन ऑफ मैरिज होना जरूरी नहीं है। अ सिंपल टच, नहीं सर, नॉट सिंपल टच। रही बात हजरत मरियम की, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो किस स्टेट में है, प्रेग्नेंट हो गई, तो वो हैरत का इजहार कर रही है कि भाई किसी मर्द ने मुझे टच नहीं किया, इंटरकोर्स तो दूर की बात है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो जो हम किसी भी इस तरह के लफ्ज को ऐसे हालात में उस वक्त बोलते हैं जब हमें एग्जैजरेट करना होता है, तो वो अपनी हैरत के इजहार पे कह रही है, वहां भी टच करने से टच ही करना मुराद है, कि इंटरकोर्स तो दूर की बात है, टच भी नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे टच का मतलब टच ही मुराद है, टच से टच ही मुराद है, नॉट इंटरकोर्स। नॉट इंटरकोर्स। अच्छा, और यहाँ पे उन लोगों को प्राइवेसी रहना क्यों चाहिए? उन लोग प्राइवेसी में क्यों रहना? एक लफ्ज मैं आपको बता दूं, एक और अभी आपको पता चुके, आई डोंट नो आप कौन सी वीडियोस देखकर आ रहे हैं, अभी सूरह माइदा की भी एक आयत बताता हूं, वहां टच से इंटरकोर्स मुराद है ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा। सूरह माइदा की आयत है औ लामस्तुमुन निसा, ठीक है, जहां वुजू के अहकाम है और इसी तरीके से गुस्ल के अहकाम है। वहां अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें गुस्ल करना है अगर तुमने औरत को टच किया, सॉरी वुजू करनी है, नॉट गुस्ल, वुजू करनी है अगर तुमने औरत को टच किया, औ लामस्तुमुन निसा। तो यहाँ लेट मी कंप्लीट। यहां लफ्ज जो सूरह अहज़ाब की आयत आपने मुझे बताई है, सूरह 33, यहां पर है मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, मस के माने टच के आते हैं, वहां लफ्ज है औ लामस्तुमुन निसा, लामसा, मस नहीं है, लामसा है। लामसा के माने है ऐसा टच जो दोनों के दरमियान हो, दोनों तरफ से हो। तो यहां पर ज्यूरिस्ट का आपस में इख्तिलाफ हो गया, ठीक है। जो शाफिई इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको लिटरल सेंस में लेंगे कि लामसा के माने टच है, तो अगर एक मर्द ने एक औरत को टच कर दिया तो उसकी वजू टूट गई, उसको वजू करना है, जस्ट सिंपल टच विल ब्रेक हिज वुदू। यह है शाफी इंटरप्रिटेशन। हनफी इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं, यहां टच से मुराद टच नहीं है, चूंकि लफ्ज मस नहीं है, लामसा है, और लामसा ये इंडिकेशन है, या कह लें कि मेटाफोरिकली ये इंटरकोर्स के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर एक मर्द और औरत ने इंटरकोर्स किया तो वुजू नहीं करनी है बल्कि गुस्ल करना है। ये इख्तिलाफ हुआ है सूरह माइदा की आयत में, लेकिन वहां लफ्ज दूसरा है, जहां पर लफ्ज मस है वहां मस से मुराद मस है, यानी टच है। अच्छा, अब समझ में आ रहा मेरे को, धीरे धीरे आप समझाए तो वहां पे टच से मुराद में वो इंटिमेसी समझा था, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया। इसलिए मैं, क्योंकि आप जैसे लोग जब ऐसे समझाते तभी मेरे को सब लोग सीख सकते, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहता। चलें, गुड, माशाल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मगर वहां पे एक चीज आपने बोले नहीं, प्राइवेसी में क्यों रहना है? प्राइवेसी में क्यों माइनर के साथ प्राइवेसी क्यों है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट टू नीड? ये चेक करने के लिए कि मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, भाई मंगनी तो है नहीं ना, एंगेजमेंट तो है नहीं। जस्ट टू इनके साथ मेरी जिंदगी गुजारना है, नहीं, फॉर दैट रीजन दे आर प्राइवेट। प्राइवेसी इज फॉर दैट रीजन, ओनली फॉर दैट रीजन, नो अदर रीजन। That should be the reason, because consummation तो अभी होगी नहीं। Okay sir, I understood your point. अच्छा, मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।